अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने लगे हैं अपने लेक्चर सीरीज का एक नेक्स्ट लेक्चर जो कि है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज जस्ट लाइक द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जैसा कि आपने पढ़ा है अपनी पुरानी छोटी क्लासेस के अंदर, जब आपने केमिस्ट्री या फिजिक्स पढ़ते हुए ये पढ़ा होगा कि एनर्जी ना तो पैदा की जा सकती है और ना ही फना की जा सकती है, लेकिन एनर्जी को चेंज किया जा सकता है एक शक्ल से दूसरी शक्ल में। बिल्कुल यही लॉ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में मौजूद है। इसके मुताबिक बिल्कुल यही बातें हैं कि अगर फॉर एग्जांपल आपके पास एक सिस्टम और एक सराउंडिंग को ऑब्जर्व किया जा रहा है, तो सिस्टम में अगर एनर्जी कम हो रही है, लेकिन सराउंडिंग में बढ़ रही होगी, और अगर सराउंडिंग में कम हो रही है तो सिस्टम में बढ़ रही होगी। अगर हम इस तरह से थोड़ा सा पेचीदा सिस्टम की तरफ जाएं तो बाज़ वक़्त हमें लगता है कि एनर्जी खर्च हो रही है, लेकिन एनर्जी असल में खर्च नहीं होती, वो किसी दूसरे काम को करने में या अपनी दूसरी शक्ल में तब्दील होने में इस्तेमाल हो रही होती है। हम इसके लिए एक एग्जांपल कोट करते हैं। फॉर एग्जांपल, there is a cylinder which is fitted with a movable piston and a gas is enclosed in a container. For example, हमने जो गैस रखी हुई है उसके ऊपर पिस्टन पर एक खास प्रेशर है that is called P, और हमने उसी सिलेंडर को रखा हुआ है एक बंसन बर्नर पर। अभी हमने बर्नर चलाया नहीं है, लेकिन अगर हम पैरामीटर नोट करें तो वो पैरामीटर क्या होंगे। फॉर एग्जांपल, जो गैस ने जगह घेरी है दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम एंड इट इज डिनोटेड बाय V1, और जो प्रेशर लग रहा है दैट इज कॉल्ड P1, और जो हम अब एनर्जी देंगे दैट इज कॉल्ड Q। फॉर एग्जांपल, अब हमने बर्नर चला दिया। अब बर्नर के जलाने के बाद क्या होगा? यकीनन जो टेम्परेचर पहले था विच इज कॉल्ड T1, अब वो बदल जाएगा इनटू T2। लेकिन जो दी गई एनर्जी है वो ना सिर्फ टेम्परेचर को बढ़ाने में इस्तेमाल हो रही है, बल्कि वो वर्क डन भी कर रही है हमारे दिए गए सिस्टम के अंदर। फॉर एग्जांपल, जब हमने गर्म करना शुरू किया तो हमने असल में क्या देना शुरू किया? हीट एनर्जी विच इज कॉल्ड Q। क्यू ने ना सिर्फ हमारे गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाकर उसकी मोशन को बढ़ा दिया, और ये मोशन बढ़ी तो इसकी वजह से मॉलिक्यूल टकराए विद द वॉल ऑफ द कंटेनर एज वेल एज ऑन द पिस्टन वॉल। चूंकि वॉल्स एक्सपेंडेबल नहीं थी, दे वर फिक्स्ड, लेकिन पिस्टन मूवेबल था और मूवेबल पिस्टन ने मूव करना शुरू कर दिया उतनी ही जितनी हमने हरारत दी उसके तनासब से। फॉर एग्जांपल, गैसेस अगर ज्यादा फैलेंगी तो पिस्टन भी ज्यादा मूव करेगा अपवर्ड। अब हम ये देखते हैं कि जो हमने एनर्जी दी विच इज इन द फॉर्म ऑफ क्यू, वो ना सिर्फ मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी या इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने के काम आई, बल्कि उसने जो पिस्टन को मूव किया, इन दोनों के तनाजुर में कुछ बात समझने की कोशिश करते हैं। दी गई एनर्जी दैट इज कॉल्ड क्यू which is used to increase the internal energy of the system. For example, it is called E. And the piston which moves, it is called work done by the system. इस तरह से दी गई एनर्जी को दो शक्लों में हमने देखा। एक तो दी गई एनर्जी या हीट सिस्टम की एनर्जी है, और दूसरा पिस्टन की हरकत यानी कि प्रेशर वॉल्यूम वर्क। ये प्रेशर वॉल्यूम वर्क क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं। जैसा कि हम फिजिक्स में पढ़ते हैं कि वर्क इज कॉल्ड F क्रॉस D, यानी फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। अब यहाँ पर जो वर्क डन हुआ है, क्या उसमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस है? हाँ जी, बिल्कुल। अगर इसको थोड़ा सा स्टडी करते हैं, मिसाल के तौर पर हमारी गैस ने जो पिस्टन पर प्रेशर बिल्ड किया है, हमारी गैस ने पिस्टन पर जो प्रेशर बिल्ड किया है, दैट इज अ काइंड ऑफ फोर्स। So we call the pressure of a gas as force, and second one the distance, which is distance here. So first of all, you can see in the picture that piston is at position 1, and after that it goes to the position 2. पोजीशन 1 से पोजीशन 2 का एक खास डिस्टेंस है। असल में पोजीशन 1 से पोजीशन 2 का डिस्टेंस वही है जो गैस का एक्सपेंशन का रेट है। गैस इतना बढ़कर पिस्टन को मूव करेगी तो उतना ही पिस्टन फासला कवर करेगा, दैट इज कॉल्ड डी। लेकिन हम इसको यहाँ पर डी से शो नहीं करेंगे, बल्कि हम इसे शो करेंगे डेल वी से, मतलब चेंज इन वॉल्यूम। तो दोबारा से समझ लेते हैं कि जो यहाँ पर फोर्स लगी है दैट फोर्स इज कॉल्ड प्रेशर। एंड नंबर 2, जो हमने यहाँ पर पिस्टन को मूव किया है यानी वॉल्यूम को चेंज कर कर, तो वॉल्यूम का चेंज होना असल में डिस्टेंस है। तो हम कह सकते हैं प्रेशर वॉल्यूम वर्क इज इक्वल टू P डेल V। अब हम बात करेंगे कि जो हमने हीट दी है अपने सिस्टम को, वो किस तरह से असरअंदाज होगी। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, आप नज़र भी आ रहा है, द क्वांटिटी ऑफ अ हीट सप्लाइड विल इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ द गैस विच इज़ V2 नाउ and the internal energy E2. Change of internal energy can be described as
del E is equal to E2 minus E1. The increase of the volume of the gas causes the piston to move upward, and some work is done. This work is called pressure volume work and can be expressed as W is equal to P del V. According to the law of conservation of energy, the quantity of heat Q supplied to the system must appear as an increase in the internal energy E of the system as work which is done by the system. Thus we have Q is equal to del E plus W, or del E is equal to Q minus W. This is equation of first law of thermodynamics. For infinitesimal changes in the system, equation of the first law of thermodynamics can be written as अब हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बारे में. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कैन बी अप्लाइड टू टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस. नंबर 1, द प्रोसेस एट कांस्टेंट वॉल्यूम. जैसा कि आप देख सकते हैं कि डेल ई इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू. डब्ल्यू इज़ द प्रेशर वॉल्यूम वर्क, जैसा कि पहले एक्सप्लेन हो चुका है, और डब्ल्यू की वैल्यू होती है पी डेल वी. अगर हम ये बात मान लेते हैं कि इस प्रोसेस को हम करते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम पर, तो यकीनन डेल वी ज़ीरो हो जाएगा एंड क्वांटिटी ऑफ हीट सप्लाइड इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द क्यू वी. यानी कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो हम हीट दे रहे हैं उसको रिप्रेजेंट करेंगे क्यू वी से. दस इक्वेशन 1 इज रिटन एज डेल ई इज इक्वल टू क्यू वी माइनस पी डेल वी. पुटिंग द डेल वी इज इक्वल टू 0, तो वी हैव डेल ई इज इक्वल टू क्यू वी माइनस पी मल्टीप्लाई बाय 0, क्योंकि डेल वी 0 हो गया. या इसको एक और तरह से लिख सकते हैं, और वो है कि डेल ई इज इक्वल टू QV only. Hence, quantity of the heat supplied at constant volume is equal to change of internal energy. इसका मतलब ये हुआ कि जो हरारत हम देंगे वो सिर्फ और सिर्फ इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होगी, जबकि कोई प्रेशर वॉल्यूम वर्क नहीं होगा. अब हम बात करेंगे दूसरे प्रोसेस के बारे में जो कि कांस्टेंट प्रेशर पर होगा. अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, डेल ई इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू. अगर डेल ई को मान लें कि वो E2 माइनस E1 है, मतलब चेंज इन एनर्जी, और जैसा कि पहले ही हम बात कर चुके हैं P डेल V के इक्वल होता है, जबकि डेल V को भी अगर हम एनर्जी की तरह V2 माइनस V1 लिख दें तो अब इस इक्वेशन को ऐसे भी लिखा जा सकता है. यानी हम अपनी इक्वेशन 1 में डेल E की जगह पुट कर देंगे E2 माइनस E1 और W की जगह पुट कर देंगे P इंटू V2 माइनस V1. जो नेक्स्ट एक्सप्रेशन होगा वो कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है. अब इस इक्वेशन को मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे. E2 माइनस E1 इज़ इक्वल टू QP माइनस, अब P को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ये बन जाएगा PV2 माइनस PV1. माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा. अब हम ऐसा करेंगे, सिर्फ QP को यहाँ रहने देंगे, बाकी सारे एक्सप्रेशंस के हिस्सों को एक तरफ इकट्ठा कर लेते हैं. देखें, QP इज़ इक्वल टू E2 माइनस E1 वैसे का वैसा ही, E2 माइनस E1, जबकि P2 PV2 वहाँ जाकर हो गया प्लस PV2 और PV1 हो गया माइनस PV1. मज़ीद अगर हम इसको रीअरेंज करें तो कुछ ये सिचुएशन आ सकती है कि E2 के साथ हम रखें PV2, ये बन जाएगा प्लस PV2. इसी तरीके से E1 माइनस PV1. अगर एक और एक्सप्रेशन दें हम तो यूँ भी लिखा जा सकता है E2 प्लस PV2. E माइनस कॉमन ले लिया जाए तो E1 भी हो जाएगा प्लस में और PV1 भी हो जाएगा प्लस में. अब इस एक्सप्रेशन को यूँ भी लिखा जा सकता है H2 जो कि कहलाती है एंथैल्पी माइनस H1. थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं. जो एंथैल्पी है वो बराबर है E प्लस PV के. जैसा कि हमारे पास 1E1 था और यहाँ पर PV1 था तो हमने H1 लगा दिया. इसी तरीके से अगर हमारे पास होता E2 प्लस PV2 तो वो इक्वल होता H2 के, जैसे कि यहाँ पर देखा जा सकता है. तो E2 प्लस PV2 इज इक्वल टू H2 और E1 प्लस PV1 इज इक्वल टू HV1. तो चेंज इन एंथैल्पी को हम शो कर सकते हैं डेल H से. तो ये एक्सप्रेशन कुछ यूँ बन गया कि हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर
इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम। अगर H2 को हम एक नेम देना चाहें तो हम कहेंगे एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम, इट इज एंथैल्पी ऑफ सिस्टम एट फाइनल स्टेट। इसी तरीके से जो हमारे पास H1 है वो कहलाएगा एंथैल्पी ऑफ सिस्टम एट इनिशियल स्टेट।